वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का अगला चैप्टर, न्यू एम्पायर एंड किंगडम, है ना। तो अभी तक हम लोग वाइटल विलेजेस, टाउन्स, थ्राइविंग टाउन्स ये सब खत्म कर चुके हैं, मतलब समृद्ध गांव और समृद्ध शहर ये सब खत्म हो गया है। अगला है आपका न्यू एम्पायर एंड किंगडम, और कुछ नए नए साम्राज्यों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है, अब एनसीईआरटी क्लास 6 का जो हिस्ट्री है वो खत्म होने पे आ गया है, मतलब ये 10th चैप्टर है आपके 2022 वाले एनसीईआरटी में। बट ठीक है, जो भी है एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, भले ही बदल बदल के देते रहे। शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है, कहानी कहता है कि एक लड़का है जिसको कि बोला जाता है कि तुम राजा हो। तो वो सोचता है ठीक है राजा है तो तलवार लेके घूम लेंगे। तो कहते हैं नहीं, बीना बजाने वाले राजा हो। तो वो बेचारा सदमा में पड़ जाता है कि बीना बजाने वाला राजा कैसा होता है। बीना मतलब वीणा, ठीक है। तो वही जो भी, तो कहने का मतलब क्या है बाबू एस्पिरेंट्स, कि म्यूजिशियन किंग कैसा होगा, कौन होगा वो जो म्यूजिशियन किंग होगा, है ना। अजीबो गरीब बात, तो अजीबो गरीब बात तो है, यहां समझते हैं। म्यूजिशियन किंग कौन होगा, इसका मतलब है कोई ऐसा राजा जिसको म्यूजिक बजाना पसंद हो, ठीक है, वीणा बजाना पसंद हो। तो कौन है इतिहास में ऐसा राजा जो वीणा बजाना पसंद करता था, तो वो था समुद्रगुप्त। इसका मतलब है अब हम लोग आ गए गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ने के लिए। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम जो भी जानते हैं तो दो ही बातों से, दो चीजों से जानते हैं सबसे ज्यादा। एक तो गुप्त साम्राज्य में बनाए गए सिक्कों से जानते हैं, क्योंकि उनके सिक्कों में कभी तो कोई तीर लेके खड़ा है, कभी कोई तलवार लेके खड़ा है। आपको समझ में आ रहा है। उसी तरीके से और अभिलेखों से जानते हैं, यानी इंस्क्रिप्शन से जानते हैं, जो हार्ड सरफेस पे लिखवाया गया है। आपको समझ में आ रहा है। किन दो चीजों से हम लोग जानते हैं बताइए। तो पहला सिक्कों से जानते हैं और दूसरा अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन से जानते हैं। गुप्तों के हिस्ट्री के बारे में, गुप्ता एम्पायर के हिस्ट्री के बारे में हम सिक्का से जानते हैं, इंस्क्रिप्शन से जानते हैं। तो ये जो म्यूजिशियन किंग है, तो ये कहाँ हम देख लिए कि मार बीना बजाया जा रहा है। तो हम लोग देखे एक सिक्का था, उस पे एक राजा था, राजा का फोटो बना हुआ था, और उस सिक्का पे राजा का फोटो था, राजा वीणा हाथ में लेकर के बजा रहा था। तो आपको याद हो गया होगा। और वो राजा समुद्रगुप्त था, ठीक है। तो गुप्तों का इतिहास सबसे पहले हम लोग कहां से जानेंगे, तो गुप्तों का इतिहास हम लोग जानेंगे कहां से, तो सिक्कों से और इंस्क्रिप्शन से। पहला बात क्लियर है। बिना बजाने वाला राजा कौन था, समुद्रगुप्त था। बट अब गुप्त आए कहां से, तो आपको बता दें कि गुप्ता एम्पायर को जो फाउंड करता है वो है श्रीगुप्त, ठीक है। कौन फाउंड करता है, कौन बनाता है, कौन एस्टेब्लिश करता है, तो वो है श्रीगुप्त, ठीक है। उसके बाद एक लड़का होता है घटोत्कच। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए ही नहीं, है ना। मगर कहां से इन लोगों का जो है पावर राइज करना शुरू किया, तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट से। समुद्रगुप्त के पापा, म्यूजिशियन किंग समुद्रगुप्त के पापा चंद्रगुप्ता फर्स्ट से गुप्तों का रियल पावर आया, ठीक है। चंद्रगुप्त पहला नहीं, दूसरा नहीं, फर्स्ट। इससे चंद्रगुप्ता फर्स्ट से, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है ये दूसरा राजा है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो था, इससे गुप्तों के हाथ में रियल पावर आया, ये राजा कहे जाने लगे। और ये पहला था। देखो पहले के जो राजा थे, जैसे घटोत्कच हो गए, श्रीगुप्त हो गए, इन लोगों को सिर्फ राजा कहा जाता था। मगर चंद्रगुप्ता फर्स्ट टाइटल लगाया कि हम राजा नहीं हैं, हम तो महाराजा धीराज हैं, ठीक है। मतलब राजा के भी राजा है, जैसे देवों के देव महादेव, उसी तरीके से राजा के भी राजा, महाराजा धीराज, मतलब महाराजाओं के भी राजा हैं हम, ठीक है। ऐसा तो ये है महाराजा धीराज। तो पहले ये लोग राजा, यहाँ देखिएगा यहाँ पे राजा, पहले ये लोग राजा टाइटल लगाते थे, फिर महाराजा टाइटल लगाने लगे, फिर महाराजा धीराज टाइटल लगाने लगे। आपको नहीं लगता है कि बदलते हुए टाइटल के साथ, या यूं कहिए कि इनका बदलता हुआ स्टेटस इनके टाइटल को चेंज करता जा रहा है। जैसे जैसे ये लोग पावर लेते गए, जैसे जैसे ये लोग पावर को एक्युमुलेट करते गए, इकट्ठा करते गए अपने अलग अलग नियमों से, अलग अलग तरीकों से, वैसे वैसे ये अपना टाइटल भी लंबा चौड़ा रखने लगे, है ना। तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट ऐसा था जो कि महाराजा धीराज का टाइटल लिया था।
वही सातवाहनों के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें दिखाया गया है, शायद लूसेंट मॉडल में हम पढ़ा रहे हैं, उसमें भी एंशिएंट इंडिया, तो उसमें सातवाहन नहीं, ये सब टाइटल लंबा चौड़ा टाइटल नहीं रखते थे, ठीक है, इतना अपने आप को महान नहीं समझते थे वो लोग, सिंपल एक नाम रखते थे राजन, ठीक है। और दूसरी बात, ना ही वो खुद को देवता तुल्य बताते थे, जो कि यहाँ पे बताया जाएगा गुप्त साम्राज्य में। चले आगे, तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में उतना बात ही नहीं है, थोड़ा सा बात है कि समुद्रगुप्त का जेनोलॉजी क्या है। जेनोलॉजी मतलब होता है वंशावली, तो उनके बारे में हम उतना बात कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। मेनली है कि यहीं से समुद्रगुप्त के पापा चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही गुप्त साम्राज्य का जो है उदय शुरू हुआ। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही हो गया, मान के चलिए कोई इंसान है एक दुकान खोल दिया, तो वो दुकान तो पहले खोल दिया, बट हो सकता है उसका पोता के समय से वो दुकान खूब चलना शुरू कर दिया, वो उसका पोता दिमाग लगाना शुरू किया, है ना, उसके बेटे का बेटा, और उससे उसका बहुत ज्यादा जो है तेज चलने लगा दुकान, बड़ा जोरों शोरों से। तो कह सकते हैं कि रियल पावर जो था या रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कौन था? चंद्रगुप्ता फर्स्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं म्यूजिशियन किंग के बारे में, फिर जेनोलॉजी में जाएंगे, फिर इनको लेके आएंगे। म्यूजिशियन किंग कौन है? तो समुद्रगुप्त है। म्यूजिशियन किंग कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटा समुद्रगुप्त, ठीक है। अब ये इनके बारे में हम कहां से जाने? तो वही सिक्का देख के जाने। इसके बाद इनके बारे में हम लोग एक इंस्क्रिप्शन से जाने। इंस्क्रिप्शन वही होता है, हार्ड सरफेस पे कुछ लिखते हैं तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। आप लोग का क्लियर है? देखिए, अगर किसी इंस्क्रिप्शन में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का बात लिखा हो कि राजा ऐसे प्रशासन करेगा, सैनिक को ऐसे काम करना है, तो उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन या प्रशासनिक अभिलेख। उसी तरीके से अगर किसी इंस्क्रिप्शन में धर्म की बात लिखी गई हो, या धर्म मतलब वो वाला धर्म नहीं, रिलीजन नहीं, आपस में मिलजुल के रहना, ये सब, तो वो भी एक तरीके का क्या है? मानवता का धर्म, सबसे बड़ा धर्म। तो धर्म की बात लिखी गई हो तो हम उसे क्या कहते हैं? धम्म अभिलेख, है ना, मतलब मोरल इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं, सोशल इंस्क्रिप्शन या धम्म अभिलेख। अशोका का जितना भी अभिलेख है सब धम्म अभिलेख, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अगर अभिलेख होगा तो कहेंगे कि प्रशासनिक अभिलेख, वैसे ही धर्म का अभिलेख होगा कहेंगे धार्मिक अभिलेख या धम्म अभिलेख, है ना। तो उसी तरीके से अगर किसी राजा का चमचा जो कि पैसा लेके राजा का बड़ाई कर दे रहा है, गहना लेके राजा का बड़ाई कर दे रहा है, ये सब चीज, ऐसा इंस्क्रिप्शन जिसमें राजा की बिना बात की बेतुकी प्रशंसा की गई हो, खूब सारा प्रशंसा, तो उसको कह सकते हैं क्या? प्रशंसा अभिलेख। तो प्रशंसा किया हुआ अभिलेख ही प्रशस्ति कहलाता है। वैसा अभिलेख जिसमें राजा के बारे में बहुत सारा भर भर के प्रशंसा लिखा गया हो, उसको क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी मेरा सही नहीं होता है। प्रशस्ति, इस पे भी हम काम करेंगे, इसको सुधारने का जरूर हम ट्राई लेंगे। तो प्रशस्ति कहते हैं किसको? प्रशंसा वाला अभिलेख को। जिस तरीके से प्रशासन वाले अभिलेख को प्रशासनिक अभिलेख यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन कहते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया रहता है, तो उसी तरीके से जिसमें चमचाई दिया हो, खूब सारा चमचा हो, एकदम बहुत सारा, हम एकदम राजा का चमचाई कर रहे हैं, तो वैसा अभिलेख, बिना बात का प्रशंसा, तो उस टाइप का अभिलेख को हम लोग प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। क्या क्लियर है क्या? ये आगे बढ़े तो समुद्रगुप्त के प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में और कुछ जानने को मिलता है। तो देखते हैं वो प्रशस्ति अभिलेख कैसा है। यहाँ देखें, आइए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, समुद्रगुप्त वीणा बजाता था, बट राजा वीणा बजाएगा तो फिर साम्राज्य कौन संभालेगा? तो इससे फिर हम लोग कहें कि भाई और कुछ पता किया जाए, तो हम लोग चले गए घूमते फिरते इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पहले भी ये प्रयाग ही था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया और कर दिया गया इलाहाबाद, फिर इसका नाम चेंज हुआ और फिर से अब कर दिया गया प्रयाग। तो प्रयागराज इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि अशोका का था, उसी पे समुद्रगुप्त क्या किए? बोलिए, उसी पे समुद्रगुप्त क्या किए कि खुदवाने लगे, बोले यहीं पे लिखो। तो क्या लिखे भाई? तो मेरा प्रशंसा करो, बदले में हम तुमको क्या देंगे? गिफ्ट वगैरह देंगे। तो अब इसके लिए सबसे बड़ा चम्मच ढूंढना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा समुद्रगुप्त के करीबी चम्मच थे, करीबी मंत्री थे, वो थे हरिसेन, जो कि इनके मंत्री भी थे।
और क्या क्या थे, तो एक बहुत बड़े पोस्ट पे मिनिस्टर थे, महामंत्री कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, तो वो हरिसेन थे। और उनको क्या पोस्ट मिला था समुद्रगुप्त के दरबार में, तो मंत्री के अलावा ये समुद्रगुप्त के राजकवि यानी कि कोर्ट पोएट थे। इसके अलावा कोर्ट पोएट के अलावा बताइए कि और क्या थे ये समुद्रगुप्त के, तो संधि विग्रहक थे। क्या थे? संधि विग्रहक। मतलब अगर कहीं कुछ लफड़ा झंझट हुआ तो हरिसेन बाई हुक और बाई क्रुक उस मैटर को शांत करवाते थे। यानी या तो झगड़ा करवा देंगे, वॉर करवा देंगे, या फिर बातों बात बना करके उसको शांत करेंगे। कोई आपस में कुछ, उसको क्या कहते हैं, आपस में समझौता करके, ठीक है। तो ये चीज, तो संधि विग्रहक थे, कोर्ट पोएट थे, मंत्री यानी प्रधानमंत्री थे समुद्रगुप्त के हरिसेन। इससे पता चलता है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के करीबी थे, बहुत करीबी थे। तो हरिसेन को समुद्रगुप्त कहते हैं कि भाई क्वाइन पे तो हम बीना बजा रहे हैं, तो यानी हम राजा थोड़े हुए, हम तो बीना बजाने वाले हो गए। तो इससे अच्छा एक और बनाओ, एक इंस्क्रिप्शन लिखो। तो हुआ कि ठीक है लिखते हैं, चलिए उस पे बोलो कि हम तो लर्नड भी है। लर्नड मतलब होता है कि पढ़े लिखे हैं, लर्नड हैं हम, LEARNED मतलब पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा क्या है हम, तो इसके अलावा हम कवि भी हैं। समुद्रगुप्त टाइटल देते हैं कविराज, मतलब राजा तो है ही और कवियों के भी राजा हैं, सबसे अच्छे कवि हैं, बेस्ट पोएट हैं हम। तो हम पढ़े लिखे भी हैं, इसी में लिखा गया, किसमें, इलाहाबाद जो अशोक वाला था ना, उसी पे खोदा खोदी चालू किया, सब लिखना शुरू कर दिया। पढ़े लिखे हैं हम, बेस्ट पोएट हैं, और इसलिए हम अपने आप को कविराज कहेंगे। खुद नहीं कह रहा है, इससे कहवा रहा है हरिसेन से। हरिसेन कह रहा है कि वो तो बेस्ट पोएट है, कविराज है वो, ठीक है। और वो पढ़े लिखे हैं, और वो कैसे हैं, तो वो योद्धा हैं, वॉरियर है, वॉरियर हैं। आर्यावर्त के राजा, दक्षिणावर्त के राजा, सब लोग उनसे लड़ते हैं, सॉरी डरते हैं। सब लोग उनसे क्या करते हैं, डरते हैं। दूर देश के राजा भी डर के मारे अपनी बेटी का शादी इनसे करवा देते हैं ताकि हम पे अटैक ना करने आ जाए। और नॉर्थ ईस्ट के राजा, वो लोग तो आते हैं इनको टैक्स देने, ट्रिब्यूट देने। और जब भी इनका कोर्ट, मतलब जब समुद्रगुप्त दरबार लगाते हैं तो जनता तो छोड़िए, बड़े बड़े दूर दूर के राजा भी आते हैं उनका एक बार चेहरा देखने के लिए, और उनकी नीतियों को, उनके पॉलिसीज को समझने के लिए कि आखिर किंगडम जो है उसको संभाला कैसे जाता है, ये सीखने के लिए। इतना सारा बात ये हरिसेन फेंकते हैं। कौन फेंक रहा है, हरिसेन फेंक रहे हैं, ठीक है। हम लोग समझेंगे इस प्रशस्ति से, इस प्रशस्ति मतलब प्रशंसा वाला इंस्क्रिप्शन, इस प्रेज वाले इंस्क्रिप्शन से, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से या प्रयागराज इंस्क्रिप्शन से आपको पता चल गया कि समुद्रगुप्त क्या है, पढ़े लिखे भी हैं, कवि भी हैं। कवि तो ऐसे हैं कि कविराज हैं, और योद्धा हैं। कैसे हैं योद्धा, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस योद्धा टर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो कितना दूर में फैला हुआ था, कितना बड़ा साम्राज्य था समुद्रगुप्त का, ठीक है। तो क्या हम लोग अब शुरू करें समुद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में पढ़ना, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, मिटा लेंगे, है ना। तो मिटा लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। तो बताइए आप लोग को पसंद आ रहा है क्या? अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब है क्या क्या बोले हरिसेन, जो कि उनके कोर्ट पोएट यानी राजकवि थे, जो कि उनके प्रधानमंत्री थे, जो कि समुद्रगुप्त के संधि विग्रह थे यानी मैटर सलटाने वाले, झगड़ा सलटाने वाले, समझिएगा। तो वो बोले हरिसेन प्रशस्ति में यानी उस इंस्क्रिप्शन में कि समुद्रगुप्त से काबिल तो कोई है ही नहीं, पढ़े लिखे जो हैं, और क्या है, कविराज हैं यानी बेस्ट पोएट हैं, कविराज उनका टाइटल दिया गया, और क्या है, गजब के योद्धा हैं। कैसे योद्धा हैं, गजब के योद्धा। गजब का योद्धा कैसा होगा, तो वो सुंदर है, काफी सुंदर दिखते हैं। यहाँ पे देखिए चार्मिंग बॉडी है उनका, चार्मिंग बॉडी मतलब बहुत ही आकर्षित सुशोभित बदन है उनका। किस चीज से शोभता हुआ उनका शरीर है, तो कह रहा है कि उनका जो चार्मिंग बॉडी है, उनका जो चार्म है बॉडी पे, वो किस चीज का है, तो बताइए। एक महान रूलर, महान सम्राट का बॉडी कोमल हो एकदम,
मुलायम हो, अजीब नहीं लगेगा। तो वो महान सम्राट को चार्मिंग बॉडी तब कहा जाएगा जब उस पे हजारों तलवार का निशान हो, कुल्हाड़ियों का निशान हो, किसका, एक्स का, है ना, लंबे लंबे कटारों का निशान हो, कि मतलब वो युद्ध करने गए और कई बार उनको चोट लगा, कई बार वो मारे, मगर आज तक वो हर बार जीत के ही आए हैं, चाहे युद्ध कितना भी खतरनाक क्यों ना रहा हो। क्योंकि समुद्रगुप्त के शरीर पे, समुद्रगुप्त का जो बॉडी था वो सुशोभित था, वो पूरा एक तरीके से, मतलब वो इस हजारों तलवार के निशान से पूरा कैसे थे, भरा हुआ था, उनका शरीर सुशोभित था, पूरा सजा हुआ था हजारों तलवारों और कुल्हाड़ियों, कटारों, इन सभी के निशान से। ठीक है, तलवार को स्वॉर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे। अब ये समझ में आ गया कि वॉरियर कैसे थे, तो गजब के वॉरियर थे, सारा काट छाट के उनका बदन हो गया था एकदम कैसा, चार्मिंग। क्योंकि रूलर के लिए चार्मिंग क्या हुआ, रूलर के लिए चार्मिंग हुआ यानी कि वो युद्ध करने जाता है, तभी वो योद्धा है। ठीक है, अब यहां तक का तो क्लियर है। अब इसी बात से, क्योंकि वॉरियर बताया गया और बताया गया कि काबिल तो इतने कि पूछो मत, सब डरते हैं उनसे, तो अब पता करते हैं कि भाई तो कौन कौन डरता है, तो जो जो डरता है वो सब इनके एम्पायर में आ जाएगा। तो एक्सपेंशन ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, मतलब समुद्रगुप्त का साम्राज्य कितने दूर में था, इसी प्रशस्ति से पता चल जाएगा। इसी प्रशस्ति के को पढ़ के हम लोग जो है एक तरीके से थोड़ा बहुत अनुमान लगाए हैं कि समुद्रगुप्त का जो एम्पायर था वो कितना बड़ा था, कितना फैला हुआ था। तो शुरू करें, देखिए, कहते हैं हरिसेन कि मेरे राजा, मेरे समुद्रगुप्त, मेरे कविराज, वो आर्यावर्त मतलब नॉर्थ इंडिया, आर्यावर्त के 9 राजा को तो ऐसा धोए कि उखाड़ के फेंक दिए उसका साम्राज्य। क्या कर दिए, आर्यावर्त के 9 राजा को उखाड़ के फेंक दिए और पूरा 9 राजा का जो साम्राज्य था गुप्ता एम्पायर में मिला लिए। इतने काबिल हैं मेरे कविराज। कौन बोला, हरिसेन। लिखे, बोले नहीं, प्रयाग प्रशस्ति में लिखे। इसके बाद बोले कि दक्षिणापथ मतलब साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के 12 राजा को, साउथ इंडिया के 12 राजा को गए, वहां दक्षिणापथ गए और वहां के 12 राजा को पटक के खूब धोए, और ऐसा धोए कि हरा दिए उन लोगों को। क्या कर दिए, उन लोगों को हरा दिए। और उसके बाद क्या किए, तो उनका साम्राज्य उनको भीख में वापस दे दिए। कैसे, भीख में। उनको अपना सुपीरियोरिटी दिखाना था, क्योंकि वो महाराजा धीराज हैं, तो उनको अपना सुपीरियोरिटी दिखलाना था कि हम महाराजाओं के भी राजा हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो गए दक्षिणापथ, वो गए साउथ इंडिया, लड़े, और लड़ने के बाद क्या किए, तो लड़ने के बाद दक्षिणापथ में वो क्या किए, आप खुद बताइए। तो लड़ने के बाद जीत भी गए, और जीतने के बाद भीख में वापस कर दिए कि जाओ आज से मान लो कि हम सबसे काबिल हैं। ठीक है, ये हो गया। तो साउथ इंडिया के दक्षिणापथ के 12 राजा। आर्यावर्त वाले को तो क्या किए, अपने राजा बन गए, इन लोगों को भगा के पीट पाट के खुद राजा बन गए नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया वाले को भीख में दे दिए, राज्य जो है वो भीख में दे दिए, दान कर दिए कि रखो अपना राज्य, हम सबसे काबिल हैं। और बोले कि देखो सुनो, हमेशा हमको क्या करोगे, सलामी दागने आ जाना, है ना, तोहफा कबूल करो। ऐसे तो हमेशा सलामी दागने आ जाना, ठीक है, जब भी टाइम मिले आके सलामी दागना। साउथ इंडिया वाले को बोले, उन लोगों को दे दिए और बोले हमसे तो लगना मत, बहुत पीटेंगे, इस बार तो बस छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अपने पड़ोसियों को, कैसे पड़ोसी, ये जब नॉर्थ हो जीत लिए तो अगल बगल के लोग कुछ पड़ोसी हुए ना, तो कैसे पड़ोसी, जो आदिवासी टाइप के थे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य, जहां पे ज्यादातर कैसे लोग होंगे बताइए, तो जहां पर ज्यादातर हंटर गैदरर होंगे, है ना, इस टाइप के लोग, पेस्टोरल नोमैड्स, बंजारा टाइप के लोग, तो उसको ये हड़पा नहीं, समुद्रगुप्त उसको हड़पा नहीं, उस पर अटैक भी नहीं किया, वहां पे भी जाके भौकाल अपना टाइप किया कि भाई हम बहुत काबिल हैं, हमको मान लो, बहुत पीटेंगे नहीं तो। ठीक है, तो वो पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, तो उसको बोला कि तुम लोग ट्रिब्यूट लेके आना, मतलब मेरे लिए गिफ्ट लाना, और
जब भी हम राज दरबार लगाएंगे तुम लोग आना और आकर के क्या करना, आकर के सलामी दागना राज दरबार में, ठीक है। और जो भी हम नियम बनाएंगे तुम लोगों को फॉलो करना होगा। 3 बात पड़ोसी राज्यों के लिए, पड़ोसी राज्य 9 जीतने के बाद उनका कुछ पड़ोसी राज्य हुआ होगा ना, 9 आर्यावर्त के 9 राजा को हरा के उनको भगा दिए, खुद राजा बन गए। दक्षिणावर्त वाले को, दक्षिणापथ वाले को बोले कि लो भीख में रख लो। फिर आगे वापस नॉर्थ इंडिया आकर के बोले कि देखो अब मेरे अगल बगल वाला मतलब कौन, अगल बगल वाला मतलब जो लोग हंटर गैदरर है, जिससे जो वैसा इलाका है जिसको छीनने से कोई खास फायदा नहीं है, जहां एग्रीकल्चर उतना नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही सबसे ज्यादा टैक्स मिलता था, तो उस सबको छोड़ दिया। बोला क्या कि आना तुम लोग, किसको, पड़ोसी को, आदिवासी को, या फिर वैसा राज्य जो संघ है, मतलब जहां पे कई सारे राजा एक साथ मिलकर राज करते हो, तो ऐसे को हराना मुश्किल है। तो जो संघ, जैसे वज्जी संघ था, वज्जी संघ या वज्जी गण या संघ कहते हैं ना उसको, रिपब्लिक टाइप का, तो ऐसे गणों को या संघों को छोड़ दिया, नहीं लड़ा उससे, बोला कि 9-10 से अकेले लड़ना बेवकूफी है, छोड़ो हटाओ। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी झगड़ा नहीं किया, उधर नहीं गया, बस बोला कि तुम लोग आना, टैक्स ट्रिब्यूट वगैरह मतलब हमको गिफ्ट देते रहना, और जो भी हम नियम बनाएंगे तुम दोनों फॉलो करना, ठीक है, मेरा ऑर्डर मानना। और जब हम दरबार लगाएं आके सलामी दाग के जाना। बस यही 3 बात था इन पड़ोसी राज्यों के लिए। और जो एक्सटेंडेड पड़ोसी थे, मतलब थोड़े दूर के, जैसे विदेशी, थोड़े जैसे शक, कुषाण, ये लोग कहाँ के थे, उधर पाकिस्तान साइड के हो गए, कुषाणों के जो वंश थे आगे के, तो पाकिस्तान धसक गए वो लोग, शक लोग हो गए, कुषाण लोग हो गए, है ना, इस टाइप के जो लोग हैं, है ना, श्रीलंका जो कि सीधे अभी भी विदेशी हैं, तो ये जो लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये कैसे नेबर हुए, नजदीक के नेबर नहीं हुए, मतलब पड़ोसी तो बगल का पड़ोसी। अब पड़ोसी के बगल का पड़ोसी जो हुआ, थोड़ा दूर वाला पड़ोसी, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड नेबर। तो एक्सटेंडेड नेबर को बोले समुद्रगुप्त कि भाई तुम पे अटैक करेंगे, जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना तुम पे अटैक कर देंगे। तो वो लोग बोला कि तो कैसे बचे हम, तो बोले कि अपनी अपनी लड़की का शादी हमसे करवा दो, अटैक नहीं करेंगे, और लड़की के शादी में लड़की तो दो जो दो, दहेज भी कुछ देते रहना, ठीक है। तो ये सब हिसाब किताब हो गया। तो 4 तरीका का हिस्सा बांटे ये समुद्रगुप्त, 4 तरीके का जो है रूलर्स को बांट दिए। आर्यावर्त वाले को भगा दिए, दक्षिणापथ वाले को गिफ्ट में, भीख में वापस दे दिए। इन लोगों से कुछ खास फायदा नहीं था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वालों से तो झगड़ा नहीं किए, बोले बस सलामी दागने आना गिफ्ट लेके, और मेरा ही नियम का पालन करना, नहीं तो आके पीटेंगे। और जो संघ था, तो संघ के एक राजा नहीं होते, कई राजा होते हैं, तो बोले कि बात इससे लड़ना अच्छा नहीं है, 10-15 एक साथ आके टूट पड़ेगा। तो इसको भी क्या किए, इसको भी 3rd कैटेगरी में डाल दिए, नेबर वाले में। बोले कि तुम लोग भी आना, ट्रिब्यूट वगैरह देना, इज्जत पानी से चले जाना, हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है, और मेरा नियम का पालन करना, नहीं तो झगड़ा करेंगे। क्लियर हो गया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो भले ही नॉर्थ इंडिया में था, मगर साउथ इंडिया वालों को ये हराया था, हरा के भीख में दिया था। इसका मतलब है साउथ इंडिया में भी समुद्रगुप्त का वर्चस्व होगा। इसके अलावा चाहे वो संघ हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, वहां पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल अपना समुद्रगुप्त जमाए हुए था। इसके अलावा श्रीलंका में भी डर के मारे लड़की का शादी किया, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे भी समुद्रगुप्त का वर्चस्व था। मगर हाँ, पॉलिटिकल बाउंड्री अगर कहिए तो नॉर्थ इंडिया में ही था। देखिए कारण क्या था कि आर्यावर्त के राजा को ये भगा दिया पीट के और अपने गुप्ता एम्पायर में मिला लिया, और दक्षिणापथ के राजा को वापस भीख में दे दिया। उसका कारण क्या था वो समझिए, क्योंकि समुद्रगुप्त को रहना था पाटलिपुत्र, है ना, नॉर्थ इंडिया, और उतना बड़ा साम्राज्य संभालने के चक्कर में इसका ये भी चला जाता, यहाँ भी अच्छे से नहीं कर पाता, रोज दिन दंगा फसाद होते रहता। जैसे औरंगजेब के समय में दक्कन में रोज झगड़ा होता था, और रोज बेचारा औरंगजेब इधर उधर नापते रहता था। तो इसीलिए समुद्रगुप्त दिमाग के आदमी थे, मतलब ज्यादा दिमाग वाले आदमी थे, तो वो बोले कि भाई दक्षिणापथ को कंट्रोल करना है ना तो दूसरे तरीके से करो, पैसा ही ना लेना है, तो पैसा तो हम ऐसे भी मांग लेंगे डरा के, तो वैसे। और राजा वहां का वो नहीं थे, ठीक है, मगर वहां के जो राजा थे उनको वो डरा के रखते थे, बोलते थे आके हमको पैसा देना, सलामी दागना, गिफ्ट देना, गिफ्ट को ही ट्रिब्यूट कहते हैं। आपका क्लियर हो गया ये साम्राज्य ऑफ समुद्रगुप्त, है ना। चलिए, तो साम्राज्य जो क्लियर हो गया, तो अब हम लोग बात करेंगे। अच्छा, समुद्रगुप्त जो है गुप्ता डायनेस्टी में, वैसे तो ये हम आपको बता दिए हैं कि क्या धर्म था रूलर का, क्या नहीं था, वो सब एनसीईआरटी को लेना देना नहीं है। क्या क्या किया वो सब थोड़ा बहुत जो भी इसमें बताया है
उसमें रिलीजन का बात कुछ नहीं किया, बट एक बात समझ लीजिए, वीणा बजाते हुए, है ना, ये सब जो चीज है ना, या अपने आप को देवता तुल्य बता रहा है। देखिएगा आपके जो मोनार्की, रुक जाइए, प्रशस्ति, जो प्रशस्ति है ना, उसमें समुद्रगुप्त को हरिसेन कहते हैं कि देवता तुल्य हैं, ये इक्वल टू गॉड है। प्रशस्ति के पास देखिए कहते हैं इक्वल टू गॉड है, मतलब देवता के समान है, देवता के बराबर है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग हिंदुइज्म को, और वैसे भी अभी का जो हिंदुइज्म है, अभी का जो हिंदुइज्म का मॉडल है, गुप्ता एम्पायर ही उसको बनाया है। गुप्त साम्राज्य में ही हिंदुइज्म पे कुछ काम हुआ। बड़े बड़े लर्न में मतलब जैसे बहुत ही शिक्षाविद बड़े बड़े जैसे कालिदास, ये लोग गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, और ये लोग जो है अपना अपना काम करते थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि हिंदुइज्म का जो ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये गुप्त साम्राज्य की ही देन है, नहीं तो हिंदुइज्म अपने पतन की ओर बढ़ चुका था। चलिए, अब इसका मतलब है कि इन लोगों का जो रिलीजन था वो हिंदुइज्म था, तो हिंदुइज्म तो था, मगर इसके अलावा ये किसी भी धर्म को ऐसा टॉर्चर वगैरह नहीं करते थे। ये लोग भी सेक्युलर टाइप के इंसान थे, ठीक है, किसी भी धर्म को टॉर्चर नहीं करते थे। गुप्त साम्राज्य का भी अजंता और एलोरा की गुफाओं में कुछ कुछ निर्माण में योगदान है, ठीक है, जो कि लूसेंट मॉडल में भी हम लोग पढ़ेंगे। मोनेवरडे एग्जाम का जो लूसेंट मॉडल चलता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लियर है, रिलीजन इनका हिंदुइज्म था, मगर ये लोग कैसे थे, तो सेक्युलर थे, पंथ निरपेक्ष थे, यानी धर्म निरपेक्ष थे। एक ही धर्म, किसी धर्म को टॉर्चर नहीं करते थे, अपना जो मानना है मानते थे, बट जो किसी और को जो मानना है वो माने, सबके धर्म का इज्जत करते थे। क्लियर है आपका। अगला समझते हैं मोनार्की कैसी थी। जिस तरीके का बात हुआ है, जिस तरीके का बात हुआ है, आपको नहीं लगता है कि मोनार्की यानी राजतंत्र गुप्तों का कैसा था, है ना। राजतंत्र गुप्तों का कैसा था, देखते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में एक चीज आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये लोग जो हैं खुद को सुपीरियर जैसा थोड़ा सा ट्रीट किए, जैसे सातवाहनों ने नहीं किया, राजन टाइटल लगाते थे, बट गुप्तों ने मोनार्की यानी राजतंत्र, सोसाइटी के बारे में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। सोसाइटी के बारे में लूसेंट मॉडल में हम बता देंगे, जैसे सोसाइटी इतना अच्छा नहीं था, लड़कियों की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब थी, सोसाइटी के बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए मोनार्की की अगर हम बात करें, 6th क्लास में बिल्कुल नहीं है सोसाइटी का जिक्र, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है सीटेट वालों, ठीक है। वैसे अगर वही फिर बीपीएससी पीआरटी में पूछ दिया तो फिर आपको पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए देखते हैं मोनार्की जो है उसमें क्या है। तो मोनार्की में क्या दिक्कत है भाई, बड़ा बड़ा टाइटल लोग ले रहा है, मतलब ऑनररी टाइटल। कैसा टाइटल, ऑनररी टाइटल, माने इज्जतदार भारी भरकम टाइटल, उपाधि, ठीक है, जैसे महाराजाधिराज, जैसे देवों के देव महादेव, महाराजों के महाराज, महाराजाधिराज, ठीक है। तो बड़ा भारी भरकम टाइटल ले रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये लोग एक तरीके से समझिए तो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सुपीरियर खुद को समझ रहे हैं कि हम ज्यादा सुप्रीम हैं, हम ज्यादा बड़े हैं, पहला। दूसरा, मोनार्की जो इनका है वो डिवाइन किंगशिप है, मतलब राजा खुद को, इसको हिंदी में कहते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत, राजत्व का दैवीय सिद्धांत, मतलब राजा खुद को इक्वल टू गॉड समझ रहा है। अशोक तो खुद को देवों के प्रिय बताते थे, मतलब हम देवों के लिए बहुत प्यारे हैं, ये तो खुद को अपना भगवान ही बता दिया। समुद्रगुप्त बोला कि मेरे, सॉरी हरिसेन बोला कि मेरे समुद्रगुप्त तो इक्वल टू गॉड है, भगवान के बराबर है सीधे। तो डिवाइन किंगशिप है इसका मतलब। वही सातवाहनों ने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि हम देवता के भेजे हुए दूत हैं या हम ही देवता हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो डिवाइन किंगशिप यानी ये लोग भी थोड़ा बहुत ढोंग वगैरह कर ही लेते थे, तो ये मोनार्की हुआ। अच्छा, मोनार्क जो था वो कैसा था, पैट्रियार्कल था, पितृसत्तात्मक समाज था, साथ के साथ राजगद्दी भी कैसी थी, पैट्रियार्कल थी। राजा ही, मतलब लड़का ही राजा बनता था, बेटी नहीं बेटा ही राजा बनता था। जैसे सातवाहनों में भी हम लोग क्या देखे,
समाज भले मातृसत्तात्मक था, लोग टाइटल अपनी मम्मी का यूज करते थे। अभी के डेट में नाम के आगे या पीछे पापा का टाइटल, जैसे किसी इंसान का, जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक हम किसी को जानते हैं, जैसे वो लोग, कुछ लोग ऐसे टाइटल अपना रखेंगे, भाव्या नवीन कुमार, तो नवीन कुमार उसके पापा का नाम, भाव्या उसका नाम, ठीक है। तो अगर वो इंसान मतलब जो मेरी फ्रेंड है, तो अगर उसको क्या करना है, अगर वो टाइटल लगाए इस तरीके से कि अपनी मम्मी का टाइटल भाव्या पूजा कुमारी, ऐसे, तो ऐसा नहीं लगाने के बजाय भाव्या नवीन कुमार, ठीक है। तो अभी जो टाइटल लगता है नाम के आगे, अगर कोई लगाए भी तो वो पापा का टाइटल लगता है या पापा का पूरा नाम लगा लो। मगर सातवाहनों के समय में गौतमी पुत्र बालाश्री, तो गौतमी का बेटा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी गौतमी का लड़का सतकर्णी, ठीक है। पापा का टाइटल नहीं, मम्मी का टाइटल, ठीक है। तो बट यहाँ पे गुप्तों के समय में पैट्रियार्कल था सोसाइटी भी, और पैट्रियार्कल थी राजगद्दी भी, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है कि मोनार्की कैसे था, कैसा था इसका। आगे बढ़े तो जेनोलॉजी समझते हैं अब हम लोग गुप्तों की, और कुछ भी इसमें नहीं बचा हुआ है, और हमको लगता है हम अच्छे से समझा भी पाए हैं। जेनोलॉजी मतलब होता है वंशावली। वंशावली को समझने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों को पसंद आया है तो। नहीं पसंद आने पे नीचे कमेंट में बताइए क्या नहीं पसंद आया है, और इसके अलावा अगर कुछ अच्छा भी लगा है तो हमको मोटिवेट करने के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला समझते हैं वंशावली क्या है। तो कहानी ऐसा है कि समुद्रगुप्त का बाप कौन है, तो उसका दादा कौन है, इसी को वंशावली कहते हैं या जेनोलॉजी कहते हैं। तो बनाते हैं समुद्रगुप्त को। ये हुए समुद्रगुप्त, इनके पापा, तो इनके जो पापा हुए वो हुए चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। इनके पापा कौन हुए, चंद्रगुप्त फर्स्ट, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर को बनाया तो श्रीगुप्त, मगर श्रीगुप्त उसको पावर में नहीं ला पाया, इन्होंने ही पावर में लाया गुप्ता एम्पायर को। पावर में ये कैसे लाए, तो ये अपने तो मामूली सामंत के लड़का थे, शादी किससे किए, लिच्छवी की लड़की से, लिच्छवी नरेश की लड़की कुमार देवी से, ठीक है। लिच्छवी का जो राजा था, लिच्छवी हमेशा से बहुत ही पावरफुल इलाका रहा, ठीक है। तो लिच्छवी की लड़की कुमार देवी से शादी की है, ठीक है। समुद्रगुप्त भी जानता था कि पापा का खानदान तो ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है इसमें, मम्मी के खानदान के लोग से अगर नाम जोड़ेंगे तो बड़ा इज्जत मिलेगा। तो मम्मी के खानदान से ये क्या था, कुमार देवी का बेटा था, यानी लिच्छवी नरेश का ये नाती था। अब इस बात से ये फूले नहीं समाता था, जहां भी जाता था तो कहता था कि हम कौन है, नहीं बताता था कि हम इसके लड़का हैं या हम श्रीगुप्त सामंत के पोता है, नहीं, कहता था कि हम लिच्छवी दौहित्र हैं। क्या कहता था, हम लिच्छवी दौहित्र हैं। दौहित्र मतलब होता है नाती, ठीक है, हम लिच्छवी के नाती हैं। अब जैसे ही ये बात कहता था तो लोग ऐसे ही इज्जत देने लगते थे। उसके अलावा पहचान से भी हुआ ना कि बैकअप भी बरियार है, मम्मी मेरी मामूली थोड़े है, कुमार देवी है। कुमार देवी है कौन भाई, तो लिच्छवी की लड़की है ये, लिच्छवी नरेश की बेटी है ये, है ना। तो समुद्रगुप्त जहां जाता था कहता था अपना इंट्रोडक्शन, ये नहीं कहता था कि हम गुप्ता एम्पायर या चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त के लड़का है, नहीं, पहले कहता था कि हम लिच्छवी दौहित्र हैं, हम कुमार देवी के लड़का हैं, हम लिच्छवी के नाती हैं, ठीक है। तो पहला तो इसका ये, इसके वजह से इज्जत बढ़ जाता था। जैसे आप देखें तो मुगल जो थे वो अपने पापा के साइड का इंट्रोडक्शन देना बड़ा पसंद करते थे, तैमूर लंग के वजह से, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ ये लिच्छवी दौहित्र कहता था खुद को समुद्रगुप्त, और बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता था ये कह के, ठीक है। अब इसके अलावा अब इसका अपना जो इसका स्टैंडर्ड था वो भी तो हाई था, पढ़ा लिखा भी था, गायक कवि भी था, वीणा बजाने भी आता था, और लड़ता भी जबरदस्त था। तो खुद का भी जो लक्षण था उस वजह से भी इज्जत, उसके अलावा बहुत ही काबिल लोगों के खानदान से अपने आप को कोरिलेट करता था, इस वजह से भी इज्जत। इसके अलावा भले ही गुप्ता डायनेस्टी में पहले कोई पावरफुल रूलर नहीं हुआ, मगर चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो कि समुद्रगुप्त के पापा हैं, ये कोई मजाक तो थे नहीं, ये अपने भी अच्छे रूलर थे, यानी कि सब मिला जुला के ठीक है। तो ये हुआ आपका जेनोलॉजी समुद्रगुप्त के पहले का, ठीक है। और इन्हीं लोगों के खानदान में सबसे पहले वाले श्रीगुप्त,
अब समुद्रगुप्त के घर लड़का हुआ, 2 लड़का, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। बट ये चंद्रगुप्त सेकंड है, द्वितीय। अब रामगुप्त और चंद्रगुप्त वंशावली समझिए, ये पापा हुए चंद्रगुप्त फर्स्ट, मम्मी हुई समुद्रगुप्त, लिच्छवी दौहित्र हो गए, यानी लिच्छवी के नाती हो गए। अब नीचे देखेंगे तो 2 लड़का हुआ समुद्रगुप्त को, एक रामगुप्त, दूसरे चंद्रगुप्त। अब थोड़ा बात करते हैं रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। रामगुप्त एक कायर राजा टाइप के इंसान थे, ठीक है। अब इस पे एक कहानी है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, समुद्रगुप्त के 2 लड़का हुए, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त का शादी हुआ देवी से, देवी, कुमार देवी नहीं, देवी उस लड़की का नाम था जिससे रामगुप्त का शादी हुआ। तो रामगुप्त का जो शादी हुआ वो देवी से हुआ। अब देवी को पकड़ के कौन ले गया, कहानी है, देखिए 2 तरीके का कहानी है। देवी को पकड़ के कौन लेके चला गया, शक रूलर। शक रूलर नाहपान नाम का एक नाहपान नाम था उसका, और वो राजा था, शक शासक था। शक डायनेस्टी आप लोग को पता ही होगा। तो नाहपान अटैक किया और देवी को लेके चला गया। रामगुप्त देवी को बचाने के बजाय, रामगुप्त कौन है, देवी का हस्बैंड, चंद्रगुप्त का बड़ा भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई। तो रामगुप्त देवी को बचाने के बजाय भाग गया, ठीक है ना। वो डर गया, वो नहीं लड़ा नाहपान से, इस वजह से, और भाग गया, और बाद में ये मारा भी गया, ठीक है। तो बाद में चंद्रगुप्ता सेकंड जो है वो गया देवी यानी अपनी भाभी को बचाने के लिए, और नाहपान का मर्डर कर दिया। तो अंतिम जो शकों का पूरे तरीके से खत्म कर दिया, कहते हैं कि शकों का मूल नाश कर दिया, यानी सर्वनाश कर दिया, है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया। जो शक डायनेस्टी था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया। वो कौन हुआ, चंद्रगुप्ता सेकंड। किसके वजह से किया, अपनी भाभी के वजह से किया, ठीक है। नाहपान का मर्डर हो गया। तो शकों को पहली बार जो मारा था ना, तो वो विक्रमादित्य था। पहली बार जो शकों को हराया था, शक बहुत ही क्रूअल थे, तो पहली बार जो शक लोगों को हराया था वो ना विक्रमादित्य था, ठीक है, एक राजा था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जब शकों को मार दिया, नाहपान को मार दिया, अंतिम रूलर, अंतिम शका रूलर नाहपान को मार दिया, तो खुद को कहा कि हम विक्रमादित्य हैं भाई। पहला बात तो ये क्लियर कर लो। उसके बाद रामगुप्त तो रहा नहीं, तो चंद्रगुप्त शादी कर लिया। किससे शादी कर लिया, अपनी ही भाभी से शादी कर लिया, ये देवी से। इसके बाद इससे एक लड़की थी, किससे, चंद्रगुप्त की, देवी, चंद्रगुप्त और देवी की नहीं, रामगुप्त और देवी की एक लड़की थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। आप लोग नाम सुने होंगे, वकाटक डायनेस्टी में उसका शादी होता है। रामगुप्त पहला वाला जो हस्बैंड है, उससे एक लड़की थी प्रभावती गुप्ता, ठीक है। तो प्रभावती गुप्ता जो थी, उनका शादी चंद्रगुप्त किससे किए, चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बेटी या अपने भाई की बेटी, उनका शादी कर दिए वकाटक डायनेस्टी में रुद्रसेन से। रुद्रसेन मारा गया। तो फिर बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पावर है वो और ज्यादा शिफ्ट हुआ किधर, मध्य प्रदेश साइड में। पाटलिपुत्र, बिहार और यूपी में तो इन लोगों का गुप्ता का पावर था ही, मगर पावर चला गया किधर, एमपी, मध्य प्रदेश साइड चला गया, उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन के साइड ही कौन रह रहा था, रुद्रसेन। वकाटक डायनेस्टी का रूलर इधर थे, इधर ये लोग राज करते थे, तो वकाटक डायनेस्टी वाला मर गया। तो प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त की, रामगुप्त की और देवी की बेटी है, वो रामगुप्त और देवी की बेटी है, बट चंद्रगुप्त का शादी देवी से हो चुका है, तो अब उसकी बेटी है। तो उससे शादी किया, रुद्रसेन मर गया, तो चंद्रगुप्त को गिफ्ट में क्या मिल गया, उज्जैन। तो जब तक उसका नाती, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाती वगैरह बड़ा नहीं हो गया, तब तक ले वो देखते रहा, किसको, उज्जैन को, और वहीं पे वो मंडली लगाया, नवरत्न बुलाया, तो उसको काफी सारा चीज किया। प्रभावती गुप्ता भी कुछ कुछ की, वो अलग बात है, ठीक है। द राइन ऑफ प्रभावती गुप्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे ये खत्म हुआ आपका। अच्छा, एक कहानी तो ये था कि देवी को लेके भाग गया, और इस वजह से रामगुप्त बचाया नहीं और मारा गया। चंद्रगुप्त अपना लाज बचाने के लिए गया, पीटा, मारा, मर्डर किया नाहपान का, और देवी से शादी कर लिया। कहानी एक और क्या है, हिस्टोरियन का कहना है कि चंद्रगुप्त और देवी आपस में, इन लोगों का कोई अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये शादीशुदा लड़की है। तो चंद्रगुप्त और देवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था।
जो कि चंद्रगुप्त का अपनी भाभी से अफेयर था। तो अब चंद्रगुप्त और भाभी मिलके भाई को, जाहिर सी बात है भाई का साफ करेंगे ये लोग, तो भाई का मर्डर कर दिया ये लोग, रामगुप्त को रास्ते से हटा दिया और चंद्रगुप्त देवी से शादी कर लिया। और देवी की एक लड़की भी थी जो कि रामगुप्त से थी, प्रभावती गुप्ता, उसको गोद ले लिया। बात खत्म, कहानी क्लियर हो गया। तो दो कहानी है, एक तो ये हुआ कि मजबूरी में शादी किया, और एक ये कि दोनों एक दूसरे को पसंद करता था, इस वजह से इसको मार के शादी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब जिसको जो कहानी मानना है मान सकते हैं। ठीक है, तो आपका अच्छा, तो अंतिम शक रूलर, शकों का समूल नाश कौन किया? चंद्रगुप्ता सेकेंड। और जैसे ही नहपान को मारा, अंतिम शक रूलर को, वेस्ट इंडिया में था ये, पश्चिम भारत में, गुजरात के साइड, और उसके बाद जैसे ही मार दिया शकों को, तो कहा कि भाई हम मामूली आदमी नहीं है, हम विक्रमादित्य हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला पूरा जो चैप्टर है, बेसिकली पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, कैसे पुष्यभूतिवर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, है ना, राजश्री, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धन के बाद फिर हम लोगों को कुषाणों के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो एक एक करके हर एक जो डायनेस्टी है उसको कंप्लीट करते जाएंगे। आपका ये जो गुप्ता डायनेस्टी है क्लास 6 में, वो कंप्लीट हो गया, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, कहानी भी हो गया, पीछे वाला जो वंशावली था वो हो गया, इसका लड़का सब क्या क्या गुण खिलाया वो भी हो गया, है ना। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो वीडियो और पसंद भी आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में मोटिवेशन के लिए जो अगर कुछ अच्छा लगे तो आप लोग डाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू।